सबसे पहले दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप ही की वजह से हम हर हफ्ते जिंदगी बदलने वाली किताबें लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाया, दर्द में भी एक मकसद देखने की ताकत दी और यह साबित किया कि इंसान का मन अगर मजबूत हो तो वह किसी भी हालात को झेल सकता है। यह किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग, लिखी है डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल ने, जो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट थे। इन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। उनके माता पिता, पत्नी और भाई की हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने वहां भी जिंदगी का एक गहरा अर्थ खोजा और वही अनुभव इस किताब में उन्होंने हमसे साझा किया है। यह सिर्फ एक सर्वाइवर की कहानी नहीं है, यह इंसान की आत्मा की ताकत की गवाही है। यह किताब हमें सिखाती है कि दुख से भागो मत, बल्कि उसमें एक मकसद ढूंढो, क्योंकि वही मकसद आपको आगे बढ़ाता है। तो चलिए आज हम इस किताब को पढ़ते हैं एक ऐसे नजरिए से जो आपकी जिंदगी को अंदर से हिला सकता है। फेज 1, कैंप में दाखिला। जब इंसान से पहचान छीन ली जाती है, कल्पना कीजिए एक दिन अचानक आपको जबरदस्ती घर से उठा लिया जाए। कोई कोर्ट नहीं, कोई वकील नहीं, कोई इंसाफ नहीं, बस एक ट्रेन में ठूंस दिया जाए, एक अंधेरे भविष्य की तरफ। यही शुरुआत थी उस नरक की जहां विक्टर फ्रैंकल को भेजा गया, ऑश्विट्ज। जब फ्रैंकल और बाकी कैदियों की ट्रेन ऑश्विट्ज पहुंची तो किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही दरवाजे खुले, उनके सामने नाजियों की सेना खड़ी थी, बंदूकें तनी हुई, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उस पल से उनकी पहचान खत्म हो गई। नाम नहीं, अब वो सिर्फ एक नंबर थे। उन्हें अपने सारे कपड़े उतारने को कहा गया, बाल काट दिए गए, शरीर से नहीं आत्मा से भी उन्हें नंगा कर दिया गया। जिस इंसान की कभी अपनी पहचान थी, सम्मान था, सपने थे, अब वो सिर्फ एक कैदी नंबर बन चुका था। यही थी नाजी रणनीति। पहले तुम्हारा शरीर तोड़ो, फिर आत्मा। पहले कुछ दिनों में ही फ्रैंकल को समझ आ गया, यहां इंसानियत का कोई मोल नहीं। हर इंसान को लाइन में खड़ा किया जाता था और एक अधिकारी सिर्फ एक इशारे से तय करता था, बाएं जाओ, सीधे गैस चेंबर में मौत, दाएं जाओ। कैंप में जब तक दम है तब तक काम करो। किसी के हाथ में कुछ नहीं था, किस्मत भी नहीं, इंसानियत भी नहीं, बस एक अजनबी की उंगली तय करती थी कि आप जिएंगे या मरेंगे। फ्रैंकल को दाएं भेजा गया और यहीं से शुरू हुआ उनका मन का युद्ध। आपको लगता होगा कि सबसे दर्दनाक हिस्सा होगा भूख, ठंड, मारपीट। नहीं, सबसे बड़ा झटका था उम्मीद का टूटना। हर कोई सोचता था शायद 2 हफ्तों में हमें छोड़ देंगे, पर जैसे जैसे दिन बीते और हफ्ते महीनों में बदले, एक एक करके लोगों की आंखों से चमक गायब होने लगी। फ्रैंकल लिखते हैं कि शुरू के दिनों में हर कैदी को शौक लगता था। यह एक मानसिक अस्तित्व संकट था। मैं यहां हूं और यह असली है। हर दिन नया डर लेकर आता था और धीरे धीरे इंसान आदत डाल लेता है, दर्द की भी। रात में तापमान -20 डिग्री और पैरों में जूते जो किसी और साइज के थे। नंगे बदन, बर्फ में काम करना और खाना सिर्फ एक पतली सी सूप की कटोरी। एक दिन फ्रैंकल को सर्दी में काम करते हुए एपेंडिसाइटिस हो गया, पर इलाज कोई नहीं, क्योंकि अगर आप बीमार होते तो आपको काम न करने योग्य मान लिया जाता और सीधे भेज दिया जाता मौत की तरफ। यहां पर हर सांस एक संघर्ष थी और जिंदगी एक चमत्कार। लेकिन अब कहानी का असली मोड़ आता है। जब सारी बाहरी दुनिया टूट चुकी थी, तब फ्रैंकल ने पाया एक चीज अब भी उनके अंदर जिंदा है, उनका माइंड। उन्होंने सीखा कि अगर शरीर गुलाम हो गया है तो भी सोचने की आजादी कोई नहीं छीन सकता। वो अपनी पत्नी के बारे में सोचते, उनकी मुस्कान याद करते। वो कल्पना करते कि एक दिन फिर से क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे। उन्होंने सपनों की दुनिया बनाई जहां वो अब भी इंसान थे, अब भी जिंदा थे। यही बन गया उनका सबसे बड़ा हथियार। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक आखिरी स्वतंत्रता नहीं, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की स्वतंत्रता। ये लाइन सिर्फ किताब की नहीं, जिंदगी की रीढ़ बन सकती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं, जब जिंदगी अंधेरी लगती है, तब भी हमारे पास एक चीज बचती है, हमारा रवैया, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया। कैदियों की सबसे बड़ी तड़प थी भूख। रात को जब वो सोते तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही सपना आता, रोटी, एक ताजा ब्रेड का टुकड़ा, एक गर्म सूप, और यही सपना बन गया था उनकी उम्मीद का आखिरी टुकड़ा। फ्रैंकल बताते हैं कि नींद भी एक विलासिता बन गई थी। हर कोई एक लकड़ी के तख्त पर 3-3 लोगों के साथ लिपटा हुआ सोता था, ठंड से मरने से बचने के लिए। नींद, सपना और जिंदगी सब एक ही धुंधली लकीर पर चलने लगे थे। मौत एक आदत बन जाती है। एक दिन फ्रैंकल अपने दोस्त से बात कर रहे थे। दोस्त ने कहा, आज मैं नहीं बचूंगा, मुझे आज मरना है। और सच में उसी रात वो मर गया। फ्रैंकल को तब समझ आया, जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो शरीर भी हार मान लेता है। इसलिए उन्होंने ठान लिया, चाहे जैसे भी हालात हों, वो अपनी उम्मीद नहीं मरने देंगे। फ्रैंकल ने नीत्शे का एक विचार अपने जीवन में उतार लिया, जिसके पास जीने का कोई कारण होता है, वह कोई भी कैसे सहन कर सकता है। यही विचार बन गया उनका जीवन दर्शन। उन्होंने तय किया कि एक दिन वो इस अनुभव को दुनिया से साझा करेंगे, ताकि दूसरे लोग उम्मीद सीख सकें। उनका मकसद बन गया दर्द को अर्थ में बदलना। इस फेज में विक्टर फ्रैंकल ने हमें सिखाया कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन सोचने की आजादी नहीं।
अगर आप दर्द में भी एक मकसद ढूंढ लो तो वह दर्द ताकत में बदल सकता है। और अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो प्यार आपको सबसे गहरे अंधेरे से भी बाहर निकाल सकता है। फेज 2, कैंप में जीवन। जब दर्द सामान्य बन जाता है। फेज 1 में हमने देखा था कि कैसे इंसानों को पहचान, कपड़े और सम्मान से अलग करके एक नंबर में बदल दिया गया। लेकिन फेज 2, यह सबसे लंबा और सबसे डरावना हिस्सा था। सर्वाइवल की साइकोलॉजी। यहाँ अब मौत चौंकाने वाली नहीं रही, ये रोजमर्रा की बात बन गई थी। इमोशनल डिटैचमेंट। जब दिल पत्थर बनने लगता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैंप में कुछ ही दिनों में कैदी भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते थे। पहले दिन अगर कोई अपने साथी को पिटते हुए देखता था तो रो देता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही इंसान उसी दृश्य को देखता था और आगे बढ़ जाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान की आत्मा, उसकी संवेदनशीलता धीरे धीरे मरने लगती है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, क्योंकि अगर आप हर चीख पर टूटते तो आप खुद नहीं बचते। शरीर मरता है धीरे धीरे। मन और जल्दी। हर सुबह 4 बजे तेज सीटी बजती, आपको उठना होता, चाहे नींद आई हो या नहीं, चाहे बुखार हो या हड्डियां टूटी हो। कपड़े गीले थे, जूते गलत साइज के थे और पेट हमेशा खाली। नाश्ता सिर्फ एक ब्लैक कॉफी जैसी गंदली तरल चीज। फिर काम शुरू होता, कोई सड़क बनाता, कोई शव उठाता, कोई बर्फ में पत्थर तोड़ता, और बीच बीच में मार पड़ना, गालियां सुनना। यह सब अब नॉर्मल हो गया था। मस्तिष्क ही एकमात्र आजादी थी। इन सब के बीच विक्टर फ्रैंकल को एक ही चीज ने जिंदा रखा, उनकी सोच। वो रोज कल्पना करते कि एक दिन वो इस अनुभव पर लेक्चर दे रहे होंगे। वो सोचते, मैं अब ऑब्जर्वर बन जाऊं, जैसे कि यह सब किसी और के साथ हो रहा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं जो इसका विश्लेषण कर रहा है। यह मानसिक दूरी ही उन्हें रोज की यातना से बचा पाई। लोगोथेरेपी जन्म लेता है। यहीं इसी फेज में उन्होंने अपने थेरेपी मॉडल लोगोथेरेपी को एक गहराई दी। लोगोथेरेपी कहती है, जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है अर्थ खोजना, और अगर आपको अपने दुख में कोई मतलब मिल जाए तो आप किसी भी दर्द को सह सकते हैं। फ्रैंकल ने देखा, जिन कैदियों के पास कोई मकसद था, जैसे किसी प्रियजन से दोबारा मिलने की उम्मीद या कोई अधूरी किताब पूरी करने की इच्छा, वो लोग ज्यादा देर तक जीते। जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी, वो अक्सर कुछ ही दिनों में मर गए। छोटे छोटे चमत्कार, उम्मीद की रोशनी कभी कभी एक साधारण चीज किसी को जिंदगी से जोड़ देती थी। जैसे कि एक बार फ्रैंकल ने देखा, एक साथी कैदी ने अपने हिस्से की ब्रेड का टुकड़ा एक बुजुर्ग को दे दिया। किसी ने पूछा, तू खुद भूखा है, फिर भी क्यों दिया? वो बोला, उसकी हालत मुझसे भी बुरी है। ये छोटी छोटी मानवता की झलकियां उस नरक में भी कुछ इंसानों को इंसान बनाए रखती थी। ह्यूमर, जब हंसी भी एक हथियार बन जाए। हाँ, आपको हैरानी होगी, पर हंसी भी थी वहां। कैदी आपस में मजाक करते थे, एक दूसरे की नकल उतारते थे। क्यों? क्योंकि हंसी दर्द का मुकाबला करने का सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका है। फ्रैंकल खुद लिखते हैं, हमें अपने हालात पर हंसना आ गया था, क्योंकि अगर हम रोते तो टूट जाते। कभी कभी अच्छे लोग पहले मरते हैं, यह सच सबसे ज्यादा तोड़ने वाला था। कई बार जो कैदी ईमानदार थे, मददगार थे, दूसरों की परवाह करते थे, वही सबसे पहले मरते थे, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं छीना, उन्होंने दूसरों को धक्का नहीं दिया, उन्होंने असली जानवर नहीं बने। इसलिए विक्टर लिखते हैं, सर्वाइवल का मतलब यह नहीं कि आप सबसे अच्छे थे, बल्कि यह कि आप सबसे कठोर बन गए। आध्यात्मिक शक्ति जो कोई नहीं छीन सकता। फ्रैंकल ने पाया, जो लोग आध्यात्मिक रूप से मजबूत थे वो ज्यादा देर टिके। वो प्रार्थना करते, यादों में जीते, कोई कविता दोहराते, कोई गीत गुनगुनाते। फ्रैंकल कहते हैं, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसे आप सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन उसका आंतरिक जीवन, उसकी आत्मा नहीं। यह बात हमें याद दिलाती है कि हम बाहर से चाहे कितने भी टूटे हों, अगर अंदर से हम मजबूत हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। कैंप में समय का कोई मतलब नहीं था। सप्ताह, महीने सब एक जैसे थे। कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई तारीख नहीं, लेकिन फिर भी हर किसी को किसी चीज का इंतजार था। फ्रैंकल को अपनी पत्नी का इंतजार था, किसी को अपने बच्चों की तस्वीर देखने की तड़प थी, किसी को सिर्फ एक गरम रोटी की उम्मीद थी। उम्मीद नहीं होती तो शायद कोई जिंदा ना बचता, लेकिन सबसे खतरनाक होता है झूठी उम्मीद। एक साथी कैदी ने कहा, नए साल तक हमें रिहा कर देंगे, बस देखना। और जब नया साल आया और कुछ नहीं हुआ, वो इंसान 2 दिन बाद मर गया। फ्रैंकल लिखते हैं, उम्मीद जितनी गहरी होती है उसकी टूटन उतनी ही जानलेवा। इसीलिए उन्होंने सीखा, उम्मीद करो, लेकिन बिना तारीख के। कैंप की सीख फेज 2 का सार इंसान की सोच, उसका रवैया, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जीवन में कोई अर्थ हो तो आप किसी भी परिस्थिति से गुजर सकते हैं। दर्द, भूख और अपमान, ये सब भी एक अर्थपूर्ण अनुभव बन सकते हैं अगर आप उन्हें बना पाएं। इंसान को सबसे बड़ी ताकत मिलती है जब वह दूसरों की मदद करता है, भले खुद टूटा हुआ हो। फेज 3, आजादी के बाद। जब बाहर की जंजीरें खुल गईं, लेकिन अंदर की नहीं। जिस दिन कैंप के फाटक खुले और नाजी सिपाही भाग गए, उस दिन हर किसी को लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस दिन भी कोई चिल्लाया नहीं, कोई नाचा नहीं। लोग बस चुपचाप खड़े रहे, जैसे भरोसा ही नहीं हुआ। आजादी जिसका सालों से इंतजार था, अब सामने थी, लेकिन महसूस नहीं हो रही थी। जब कैदी पहली बार कैंप से बाहर निकले, खुले खेत, नीला आसमान, हरियाली, सब उनके सामने था। लेकिन फ्रैंकल लिखते हैं, जब हम आजाद हुए तो खुशी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब रिक्तता थी।
उनकी आत्मा को इतने लंबे समय से बंद कर दिया गया था कि खुलापन भी डरावना लगने लगा था। उन्होंने सोचा, क्या अब हम दोबारा सामान्य जीवन जी पाएंगे? एक दिन फ्रैंकल एक खेत में चल रहे थे। वो आसमान की तरफ देख रहे थे और अचानक जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। यह खुशी के आंसू नहीं थे, यह थे उन सालों की दबी हुई चीखें जो अब बाहर आ रही थीं। उन्होंने महसूस किया, अब तक हम सिर्फ बचने में लगे थे, लेकिन अब हमें जीना है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे। कई कैदी जब अपने पुराने घर लौटे तो पाया कि उनके पड़ोसी बदल चुके थे। किसी ने उनका घर हथिया लिया था, किसी ने कहा, अरे तुम जिंदा हो, वो भी बिना भाव के। कुछ लोगों ने यह भी कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो औरों के साथ भी होता है, अब इतना मत सोचो। ये बातें उनके लिए चाकू जैसी थीं, क्योंकि जिन लोगों से सहानुभूति की उम्मीद थी वही लोग अब उपेक्षा कर रहे थे। फ्रैंकल लिखते हैं कि आजादी अचानक नहीं आती, पहले शरीर आजाद होता है, फिर धीरे धीरे मन। कई लोग बाहर तो निकल आए, लेकिन अंदर अब भी कैंप में कैद थे। कुछ को PTSD हो गया, रात को डरावने सपने, हल्की आवाज पर चौंक जाना और बिना वजह रो पड़ना। वो इस नई दुनिया में फिट नहीं हो पा रहे थे। कई कैदी सोचते थे, अगर मेरा पूरा अस्तित्व ही संघर्ष और पीड़ा से जुड़ा था, तो अब जब वो सब खत्म हो गया है तो मैं अब क्या हूं? यह सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। सर्वाइवर बनना एक उपलब्धि नहीं लग रही थी, बल्कि एक बोझ लग रहा था। सबसे बड़ा सदमा तब आया जब उन्होंने जाना कि उनके परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। फ्रैंकल को पता चला, उनकी पत्नी, उनके माता पिता अब नहीं रहे। आजादी की मिठास अब कड़वाहट बन चुकी थी। कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली, क्योंकि उन्हें अब जिंदगी का मकसद नहीं दिखा। लेकिन यही वो मोड़ था जहां लोगोथेरेपी ने फिर से राह दिखाई। फ्रैंकल ने खुद को एक नई मंजिल दी। मैं अब इन सब का अनुभव दूसरों के साथ बांटूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि अगर दर्द में भी मकसद हो तो इंसान सब कुछ सह सकता है। उन्होंने किताबें लिखी, लेक्चर दिए और पूरी दुनिया को सिखाया, दर्द से मत भागो, उसे समझो, उसका अर्थ खोजो। आजादी के बाद जो हीलिंग शुरू हुई वो तेज नहीं थी, पर स्थायी थी। हम सब एक नए जीवन के सामने खड़े थे और यह जीवन हमसे पूछ रहा था, अब तुम क्या करोगे? यह सवाल उन सबका था जो नरक से लौटे थे। फेज 3 का सार, दर्द खत्म होता है लेकिन अर्थ जिंदा रहता है। आजादी हमेशा आनंद नहीं लाती, कभी कभी वो और भी गहरी सोच लाती है। जब कोई बहुत कुछ झेलता है तो उसके जख्म जल्दी नहीं भरते, लेकिन अर्थ उन्हें मकसद बना सकता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी प्रतिक्रिया, चाहे दुनिया कितनी भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं, ये इंसान की आत्मा की जीत की गवाही है। यह हमें सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में हों, हमारे पास एक आजादी हमेशा रहती है, अपना रवैया चुनने की आजादी। विक्टर फ्रैंकल ने नाजी यातना शिविर में वो सब देखा जो इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने वहां भी उम्मीद को मरने नहीं दिया। उन्होंने दर्द को मकसद में बदला, अंधेरे को रोशनी में बदला और फिर उस अनुभव से पूरी दुनिया को जीवन का अर्थ समझाया। आज हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, लेकिन यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है, उनमें एक अर्थ है और वही अर्थ बन सकता है हमारी सबसे बड़ी ताकत। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी महसूस करवाया हो, थोड़ा भी अंदर झकझोर दिया हो, तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबें, कहानियां और सीखें लेकर आते हैं जो आपको अंदर से मजबूत, सजग और प्रेरित बनाएं। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।